हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 159। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 159 है। इसमें बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने नर्सिंग से जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ पर रिवीजन करने का मौका मिलता है, ज़्यादातर क्वेश्चनों का रिविजन्स करेंगे। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन फ्यूचर जैसे कि ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स होते हैं, एएनएम के, ऑल स्टाफ नर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एनएचएम के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, सभी भी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, ये ऑल स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश सीएचओ, उत्तर प्रदेश एनएचएम, मध्य प्रदेश सीएचओ, मध्य प्रदेश के एनएचएम, उत्तराखंड एनएचएम, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, आसाम, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एम्स, पीजीआई, एमपीपीबी, वीएफएम्स, सभी स्टेट के लिए उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज़्यादातर क्वेश्चनों का रिविजन्स करेंगे तो इसलिए सभी लोग इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन के विलियन डाइल्यूशन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द बीसीजी वैक्सीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, नॉर्मल सैलिन का उपयोग किया जाता है। किसका? नॉर्मल सैलिन का। बीसीजी वैक्सीन के विलियन या डाइल्यूशन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल सैलिन का उपयोग किया जाता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कोई भी दवा होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, उसे पतला करके दिया जाता है। कैसा? मान लो कोई मेडिसिन है, वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, या मान लो कि कम भी गाढ़ी है, तो अगर उससे डाइल्यूट करना होता है, डाइल्यूट करने का मतलब यही होता है कि उसे पतला किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हल्का किया जाएगा या पतला किया जाएगा, तब दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया बीसीजी वैक्सीन जो होती है, मान लो कि ये जो मेडिसिन होती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ठीक है, तो इसमें डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मतलब होता है उसे हल्का किया जाता है, उसकी सांद्रता को कम किया जाता है। ओके, जब वो पतली हो जाती है तब ये दिया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब लिखा है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना या हल्का करना। ठीक है, डाइल्यूट करना या डाइल्यूशन करना। ठीक है, ये मतलब एक ही होता है। ठीक है, कि उस दवा को, उस मेडिसिन को क्या किया जाएगा? पतला किया जाएगा, पानी या लिक्विड या आरएल मिला के या डीएनएस मिला के, कुछ भी मिला के, जैसा कि जो भी मेडिसिन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बीसीजी के लिए बात किया था तो इसलिए क्या होगा? नॉर्मल सैलिन का यूज किया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है, विटामिन ए के टीकाकरण में प्रयुक्त डोज कितनी होती है? व्हाट इज द डोज यूज्ड इन विटामिन ए वैक्सीनेशन। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना होगा। क्या है ये? इंडिया के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, 1 लाख IU दिया जाता है। कितना? 1 लाख IU ये विटामिन ए की डोज होती है। ये विटामिन ए की पहली डोज होती है। जैसा कि ऑप्शन में दिए गए थे, कहीं पर 2 लाख IU मेंशन नहीं है। ठीक है, 2 लाख IU होता तो भी सही होता है, लेकिन क्या है, 2 लाख कहीं पर दिया नहीं गया, 2 लाख कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर 1 लाख आंसर सही होगा, जो कि एट 9 मंथ पर दी जाती है। ठीक है, 9 महीने पर दी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, और बताना है आपको टोटल कुल कितनी डोज दी जाती है विटामिन ए की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा गया है, राजस्थान। ओके, ये लिखा है, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड समुदाय में निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ एंड द डेथ सर्टिफिकेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कम्युनिटी। किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अगर कोई व्यक्ति गांव या उसके मोहल्ले में खत्म हो जाता है, मर जाता है, डेथ होता है, या जन्म होता है, कोई बच्चा या बेबी जन्म लेता है, तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसका हिसाब किताब रखती हैं। ठीक है, फिर क्या करती है, वो एएनएम को ट्रांसफ़र करती हैं। यहाँ पर जो इसका जो डेट और मृत्यु प्रमाण पत्र का जो रिकॉर्ड रखती हैं, क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं ये उसी विलेज या उसी गांव की नियुक्त की जाती हैं जिस जिस विलेज जिस विलेज में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, तो उसी गांव की या उसी विलेज से ली जाती हैं ये। ठीक है, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, क्योंकि इनको देखना होता है गांव की या विलेज की या महिलाओं की या
जो भी गांव में एक्टिविटी होती है उस सभी एक्टिविटी को ये ध्यान में रखती हैं, ठीक है। जैसे कि वो एक्टिविटी कौन सी ध्यान में रखेंगी, कौन से बच्चे को टीकाकरण हुआ है, कौन से नहीं हुआ है, और किसको जो न्यूट्रिशन इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। और जब गांव में ये लोग रहती हैं तो इनको आसान तरीके से क्या होता है, इनको पता चल जाता है किसकी मृत्यु हुई है और किसकी नहीं हुई है। ये क्योंकि उसी गांव में, जिस गांव में नियुक्त होती हैं, ये उसी गांव की होती हैं, कौन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इसलिए ये आसानी से फाइंड कर लेती हैं, पता लगा लेती हैं कि कितने बच्चों ने जन्म ले लिया है और किनका बच्चा है, कहाँ है, किस समुदाय में है, ठीक है, और किसकी मृत्यु हुई है, ये आसानी से फाइंड कर लेती है। इसलिए ये वर्क किसका होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होता है। बाद में ट्रांसफर करती हैं किसे, एएनएम को। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, बीसीजी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? थ्रू विच रूट इज द बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी, इंट्राडर्मल के माध्यम से बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। किस माध्यम से? इंट्राडर्मल माध्यम से दी जाती है। ओके, यहाँ पर देख लें, एंगल से जब भी आपसे पूछा जाएगा कितना आप बताएंगे, 5 से 15 इतना होगा, लगभग ऐसे दिया जाता है, इस तरह लगाया जाता है। मान लो कि ये क्या है, सिरिंज है और ये इंजेक्शन ठोका जा रहा है, ठीक है, तो ये लगभग 15, 5 ये होता है, ठीक है, 5 और 15 के बीच में, और मैक्सिमम कितना होगा, 15 होता है, ठीक है। तो इस तरह आप समझे कि ये इंजेक्शन इस तरह लगाया जाता है। ओके, ये 15 के आसपास डिग्री है, ठीक है। तो ये दिया जाता है इंट्राडर्मल। कहाँ लगाया जाता है? डर्मिस में लगाया जाता है। ओके, कहाँ? डर्मिस में। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। एंगल जब भी एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आप 15 बताएंगे, रेंज में दिया जाएगा तो 10 से 15 या 5 से 15, दोनों में से कोई एक ही लिखा होगा, ठीक है, 15 दोनों के साथ नहीं देगा वो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। 5 नंबर पे पूछा गया, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज फाइट और द फ्लाइट हार्मोन्स? ये 3-4 बार एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे कि सीजीएल्स हो गया, 10+2 हो गया, एसएससी स्टेनो हो गया, ये उनमें मैंने देखा था कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये नर्सिंग में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? एड्रेनल हार्मोन्स को जाना जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार डिटेल्स में हमने इसको बताया भी है। आपको जैसा मैं बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार से याद रखना चाहिए। ओके, नोन एज फाइट और द फ्लाइट हार्मोन्स, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, लड़ो या उड़ो, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड। और ये स्थित कहाँ पर होती है? ये दोनों जो किडनियाँ होती हैं, किडनियाँ के क्या होता है, जस्ट टॉप पे स्थित होता है, ठीक है। ये टोपा के समान ट्राइंगल शेप में स्थित होती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने जितना ट्राइंगल बना दिया लगभग थोड़ा सा ऐसे ही होती है, ठीक है। दोनों की ये अगल बगल दोनों किडनियाँ हमने बनाई हैं, ठीक है। और ये क्या है, 2 ग्लैंड होती हैं, लेफ्ट राइट में दोनों तरफ स्थित होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? एड्रिनल हार्मोन्स का श्रावण करना, और कार्टिसोल हार्मोन्स भी इसी से निकलता है। कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल। ओके, अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वेयर एमंग दी फॉलोइंग कुफर सेल्स आर फाउंड? क्या होगा राइट आंसर इसका? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? लीवर में पाई जाती है, यकृत में। कई बार बताया भी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैंने इसे कई बार समझाया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यकृत में पाई जाती है। कुफर जो सेल्स होती हैं वो यकृत में पाई जाती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना, और पूछा भी गया क्वेश्चन है जिस तरह मैंने लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर, पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पूछा गया है। इसके पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से स्तनपान जन्म के कितने समय के भीतर शुरू कर देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम? क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट प्रिपेयर जो आंसर दिया गया है ना यहाँ पर, ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, 1 घंटे के भीतर, जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ के द्वारा स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, मतलब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश एनएचएम में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, तो उसमें ऐसा पूछा गया था 30 मिनट के बाद शुरू कर देना चाहिए। कितने मिनट के बाद? 30 मिनट के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे को। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें,
जैसे कि मान लो कि 30 मिनट के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑप्शन डी पे मेंशन है ना, इसका मतलब और 30 मिनट का मतलब लगभग लगभग एक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जन्म के 1 घंटे के भीतर, और 1 घंटे के भीतर के अंतर्गत कौन आएगा, 30 मिनट ही तो आता है। कौन आएगा, 30 मिनट आएगा। ठीक है, तो आप देखना 30 मिनट लिखा होगा या 1 घंटे के भीतर वाला टाइमिंग सही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई मिलेगा, क्योंकि जैसा कि यूपी एनएचएम में पूछा था तो दोनों में से एक ही दिया गया था, तो ऊपर वाला दिया गया था। और इसके अलावा जो दूसरे अदर एग्जाम्स अदर स्टेट में पूछा गया था ना, तो उसमें दिया गया था 1 घंटे के भीतर। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि 30 मिनट भी 1 घंटे के भीतर आता है, और 1 घंटे के भीतर का मतलब क्या है, वो 40 मिनट भी हो सकता है लगभग। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक पूर्णांक संख्या ली जाती है। मान लो आधा घंटा लिया जाएगा, या तो 1 घंटे के भीतर लिखा जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन यही करके पूछा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 1 घंटे के भीतर वाला आंसर सही होगा, जैसा कि 30 मिनट दिया गया था एग्जाम्स में यूपीएनएचएम में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब इन फ्यूचर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 घंटे के भीतर का मतलब 30 मिनट। ओके, या 1 घंटे के भीतर हो सकता है। कोई टाइमिंग देख के तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा नहीं कि हाँ, मतलब इतना टाइमिंग तो लोग देख लेते हैं कि 2 घंटे हुए कि 1 घंटे हुए कि 10 मिनट हुए, लेकिन फिर भी लोग क्या होता है ऐसा नहीं देखते। क्या होता है, उन लोगों को बस इतना अंदाजा से बताते हैं 35 मिनट हो गया, 33 मिनट हो गया, 34 मिनट हो गया। ठीक है, ये मतलब ऐसा कोई नहीं देखता। ठीक है, लगभग लगभग 1 घंटे के भीतर स्टार्ट करवा देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दोनों आंसर जैसे कि यहाँ पर दिए थे आफ्टर 30 मिनट, तो आप देख लेना 1 घंटे के भीतर वाली टाइमिंग राइट आंसर होगा। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया फ्लैग साइन किस रोग में देखने को मिलता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए रिविजन्स के लिए काफ़ी जरूरी है आपके। फ्लैग साइन किस रोग में देखने को मिलता है, देखते ही आंसर बता दिया करो आप। इन विच डिसीज द फ्लैग साइन सीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन डी क्वेशरकर। क्वेशरकर डिसीज ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, क्वेशरकर कहा जाता है। ठीक है, जब अत्यधिक मात्रा में बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फ्लैग साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लैग साइन कहाँ देखने को मिलेंगे, आसमान में, छत में? नहीं भाई, ये क्या होता है, जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं, हेयर जो क्या होते हैं, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, मतलब जो विकसित देश नहीं है या जो गरीब देश होते हैं, उन वहाँ के जो बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटीन्स का अभाव होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स का अभाव होता है बच्चों में। तो इनके बाल खड़े खड़े से रहते हैं और ब्राउन टाइप के रहते हैं। तो कुछ बाल यहाँ के इनके थोड़े से येलो टाइप के दिखेंगे, कुछ ब्राउन दिखेंगे और कुछ ब्लैक दिखेंगे। तो इसी को झंडा साइन कहा जाता है, मतलब ट्राई कलर में दिखेंगे। क्या, ट्राई कलर में दिखेंगे। ट्राई मतलब होता है 3 कलर में दिखेंगे। ठीक है, ब्राउन होंगे, हल्के से पीले टाइप दिखेंगे, थोड़े से ब्लैक टाइप में दिखेंगे। ये होता किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, जब बच्चों में क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फ्लैग साइन दिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कहीं छत, आसमान या बादलों में फ्लैग साइन नहीं दिखते। ठीक है, कहाँ, ये जो हेयर पाए जाते हैं बच्चों में, ज़्यादातर गरीब देशों में ऐसा देखने को मिलता है। या आप गरीब देशों की बात करें तो आप अपने देश में भी देख सकते हैं ऐसी बातें। ठीक है, देखा होगा कहीं भी ट्राइबल्स या आदिवासी एरिया में बच्चों को प्रोटीन्स की मोस्टली कमी होती है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को अशिक्षा इन सबकी जड़ है। ठीक है, अशिक्षा इन सबकी जड़ होती है और उनको पता भी नहीं होता है कि प्रोटीन्स खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बशर्ते उनको क्या होता है, भोजन करने से मतलब होता है। ठीक है, और भी आप अगल बगल देख सकते हैं, कुछ लोगों की क्या होती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स भी होती है, आर्थिक प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें उभरने को मिलती हैं आपके समाज में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सहायता किया करें, कोशिश किया करें, यही। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। ये एमपी एनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा भी लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट सीड। यहाँ पर ब्रेस्ट बर्ड लिख लेना आप, या सीडिंग लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, चलेगा। इन गर्ल्स मतलब अंकुर होने का मतलब होता है ब्रेस्ट बर्ड्स। ओके, ये इंग्लिश में ये वर्ड्स मेंशन होता है, ब्रेस्ट लिखा होगा और BUDS बर्ड्स। ओके, बर्ड्स मतलब जानते होंगे आप, फूलों की जो कली होती है ना, जैसे कि मान लो कोई फ्लावर्स है, फ्लावर्स की जो कली होती है, ठीक है, उसे बर्ड्स कहा जाता है, ऐसे करके। ठीक है, फूल का एक जो फ्लावर होता है, फूल का अविकसित रूप ही बर्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप समझे, यहाँ पर लड़कियों में जो स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना होती है क्या कहलाती है,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, थिलारकी कहलाती, क्या, थिलारके, स्पेलिंग ये मेंशन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, और इसमें होता क्या, जैसे कि ब्रेस्ट बड होता है, ब्रेस्ट बड, इसमें होता है क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में, क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कितनी उम्र में स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कितनी उम्र में स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि जो थिलारकी की जो घटना होती है किस उम्र में होती है, एज ग्रुप क्या होता है इसका। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष में ग्रंथ हिंदी में कहा जाता है, पिट्यूटरी करके कई बार दिया गया एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख ले इसे, आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं पीयूष, पिट्यूटरी की जगह हिंदी में अगर लिखेंगे पीयूष इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ग्रंथ ये लिखा है पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, मोस्टली जितने ज़्यादा बॉडी के हार्मोन्स होते हैं लगभग सबसे ज़्यादा इसी की कंट्रोलिंग होती है, मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, मोस्टली यही कंट्रोलिंग करता है पूरे बॉडी के हार्मोन्स को, ठीक है, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिट्यूटरी का मतलब पीयूष ग्रंथ हिंदी में लिख लेना और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया भारत में मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित किया गया था। व्हेन वाज द मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड इन इंडिया। ये जब ऑप्शन इस तरह दिए होंगे तब क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 2017 में। भारत में मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित किया गया था, 2017 में, 2017 में पारित किया गया था। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, देखो जब भी आपसे पूछा जाए मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित हुआ था या पास हुआ था, हिंदी में कहा जाता है पारित होना या बिल लोकसभा में पारित, मतलब पारित होने का मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है, और जब ये लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था, 2018 में लागू हुआ था, 29 मई, टाइमिंग क्या थी, 29 मई थी, 29 मई था, 2018 था। ओके, तो ध्यान रखना है, पारित हुआ था 2017 में, लागू कब हुआ था, 2018 में। तो क्वेश्चन में आप अच्छे से देख लेना, पास्ड लिखा होगा इंग्लिश में, हिंदी में लिखा होगा पारित, तो 2017 होगा, जब लिखा होगा कम इनटू फोर्स इंग्लिश वाले, ठीक है, अंग्रेज जितने भी हैं, तो 2018, ठीक है, 2018 ध्यान रखेंगे। और हिंदी वाले क्या ध्यान रखेंगे, कब से ये प्रभाव रूप से लागू हुआ था, क्या लिखा होगा, प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था, तो लागू होने का मतलब ये लागू हुआ था 2018 से। ओके, लेकिन अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट और, 1987 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा मन मेरा इस वजह से था, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में, आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भारत में मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित किया गया था, तो जब ऑप्शन 2000 के आसपास दिए जाएं, 2020, 2015, 2017, तब आंसर होगा 2017, ठीक है। जब लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं 1971, 1987, 1991, ऐसे करके जब ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, तब ऑप्शन में ये सही होता है, क्या, 1987, क्या सही होता है, 1987 सही होता है, क्योंकि सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ पारित किया गया था वो 1987 में ही पारित किया गया था, बाद में अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से क्या होता है, नया रूल और रेगुलेशन लागू होते हैं, इसलिए अगर आपको 1987 मिले तो पहली बार लागू किया गया था 1987 में। लेकिन जैसा कि ऑप्शन में जो ऑप्शन ग्रुप दिया गया है यहाँ पर कोई संबंध नहीं है इसका ज़्यादा कुछ पास्ट से, पास्ट के तो सभी ऑप्शन है लेकिन ज़्यादा दूर के नहीं है, ठीक है। जब भी आपको 1900 ऑप्शन में जब दिया जाता है 1991, 1987, 1972, 1972, तब आपका आंसर 1987 होगा, ठीक है, 1987 ऐसा दिया होगा तो आपका 2017 होगा। तो उम्मीद करता हूँ जब भी आप क्वेश्चन पाएंगे ऐसा तो बेहिचक आप कर लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर पूछा गया एक आशा निम्न में से कितनी जनसंख्या को कवर करती है। वन आशा कवर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन। क्या है राइट आंसर इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। जो आशा होती है ना वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000 पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय आशा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है सामान्यतः
इपिसियोटॉमी प्रसव किस अवस्था में की जाती है? नॉर्मली एट विच स्टेज ऑफ द इपिसियोटॉमी? कहीं कहीं इपिजियोटॉमी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं इपिसियोटॉमी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना इसे। इपिजियोटॉमी इज डिलीवर डन, क्या होगा राइट आंसर इसका? कौन सी स्टेज में की जाती है भाई? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? सेकेंड स्टेज में, ऑप्शन सी। द्वितीय अवस्था में सामान्यतः, जर्नली या कॉमनली या नॉर्मली जो इपिजियोटॉमी की जाती है या इपिजियोटॉमी लेबर किया जाता है वो सेकेंड स्टेज में की जाती है। हिंदी में कहेंगे द्वितीय अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट कुछ मेंशन है, इन्हें समझे आप। आपको काफ़ी चुभ रहा होगा कि ये होता क्या है। इपिजियोटॉमी पढ़ा तो दिया इसने, ठीक है। इपिजियोटॉमी को और किस नाम से जाना जाता है? ये लिखा है पेरिनियोटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है, ये एक प्रकार का सर्जिकल इंसिजन होता है। सर्जिकल इंसिजन का मतलब ये होता है थोड़ा सा कट किया जाता है। क्या किया जाता है? कट किया जाता है, थोड़ा सा इसे फैलाया जाता है या कट किया जाता है ताकि ओपनिंग अच्छी हो जाए। किसकी ओपनिंग अच्छी हो जाए? यहाँ पर देख लें, लिखा है अच्छे से, ठीक है। यहाँ लिखा है इट इज़ यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर टू क्विकली enlarge the opening of the baby to pass through। यहाँ पर वेजाइना जो होता है ना, वेजाइना को क्या किया जाता है? थोड़ा सा हल्का सा अंदर से क्या किया जाता है? कट किया जाता है, ठीक है, ताकि बेबी की जो डिलीवरी हो आसानी से हो सके, बेबी जो है वो कम आउट हो सके आसानी से, इसलिए किया जाता है, ठीक है। इपिजियोटॉमी का मतलब यही होता है सर्जिकल इंसिजन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सर्जिकल एक कट करना। क्या करना? कट करना, ताकि वेजाइना को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके और बेबी की जो डिलीवरी हो या बेबी को कम्स आउट करना हो, बाहर करना हो, तो आसानी से हो सके। और किया किस स्टेज में जाता है? दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज का मतलब सेकेंड अवस्था में, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर। प्लेसेंटा का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? काफी सिंपल है, बता दे अपना आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा? ऑप्शन भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए, ओके। 500 ग्राम के आसपास प्लेसेंटा का वजन होता है, ठीक है। लगभग ध्यान रखना है आपको, 500 के आसपास वाला आंसर सही होगा। 508 लिखा होगा तब भी सही होगा, 507 लिखा होगा तब भी सही होगा, ठीक है। लेकिन 500 के 2 4 5 नंबर इधर उधर होगा, ठीक है, चलेगा, दौड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 500 ग्राम लिखा होगा या 508 ग्राम लिखा होगा। बाकी देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर के लिखे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसका आंसर मैंने बता दिया है, नीचे भी मेंशन है, अगर देखना चाहें तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये मेंशन है 500 ग्राम लिखा होगा या 508 ग्राम, ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं दोनों को लेके ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 500 के आसपास क्या 2 4 5 नंबर इधर उधर चलेगा, 508 ग्राम या 507 ग्राम या 500 ग्राम लिखा होगा, कोई एक ही लिखा होगा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे वो। पास के आंसर इतने नहीं लिखे जाते, जैसा कि मैंने ऑप्शन में दिया है, सेम टू सेम बनाएंगे वो लोग, ओके। लगभग थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर लिखा है 15 नंबर। ब्राउन एडिपोज ऊतक, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं या किस में पाया जाता है? मोस्टली सभी लोगों ने इसके आंसर दिए थे, बहुत खुशी हुई थी, बेहद। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्या? न्यू बॉर्न में। किसमें? न्यू बॉर्न में। नवजात जो शिशु होते हैं ना, उसमें पाया जाता है जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। क्यों पाया जाता है ये भी बात हम नीचे बताएंगे, आपको समझ लें। जो नवजात शिशु होता है इसमें इसलिए पाया जाता है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ताकि मेंटेन रहे, हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए ये सारे ये पाए जाते हैं। कौन सा? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एक प्रकार का ये फैटी टिश्यू होता है। एडिपोज का मतलब होता है यहाँ पर फैट जमा होता है। क्या? फैट। फैटी टिश्यू के नाम से भी ये जाना जाता है, ओके। तो ध्यान रखना। और एक बात मेंशन है यहाँ पर, देख लें यहाँ पर, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज आल्सो नोन एज ब्राउन फैट। इसे ब्राउन फैट भी कहा जाता है। जो बेबी होता है ना, बेबी मान लो कि जन्मा और जन्म लेने के बाद उसको थर्मिंग कैसे होगी, हीटिंग कैसे होगी, तो उसमें की बॉडी में कंधों और शोल्डर्स में मोस्टली कई जगह क्या होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। क्या? हाथों में ये जो शोल्डर्स वाले पार्ट होते हैं यहाँ पर एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? बेबी को हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को क्या करते हैं? हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये न्यूबॉर्न में पाए जाते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नवजात शिशु लिखेंगे या न्यूबॉर्न, ध्यान रखना आप, ओके। और भी देख लें, एक दो पॉइंट मेंशन है जो आपके लिए जरूरी है, नई जानकारी है, ओके। ये लिखा है इट इज़ फाउंड इन द ह्यूमन
न्यूबॉर्न एंड हाइबरनेटिंग मैमल्स। हाइबरनेटिंग मैमल्स आ गया वर्ड, अब इसे समझ ले थोड़ा सा। हाइबरनेटिंग का मतलब क्या होता है? हाइबरनेटिंग मैमल्स का मतलब ये होता है, पहले मैमल्स का मतलब समझे। मैमल्स का मतलब ये होता है कि जो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ह्यूमन भी एक एनिमल्स है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कैसा एनिमल्स है? ह्यूमन बीइंग या सोशल एनिमल्स है। कैसा? सोशल एनिमल्स है। तो इस बात को ध्यान रखे, हमने आपको जानवर कह दिया तो आप बुरा मत माने, ठीक है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम भी एक प्राणी हैं, हम भी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मनुष्य भी एक प्रकार का प्राणी है, लेकिन कैसा प्राणी है? हिंदी में समझे, एक सामाजिक प्राणी है। कैसा? सामाजिक प्राणी। इंग्लिश में कहते हैं सोशल ह्यूमन बीइंग, ओके, या सोशल बीइंग एनिमल्स, ओके। यहाँ पर देखें हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग उन्हें कहा जाता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियों में, किसमें? विंटर सीजन में क्या होता है? हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है वो जमीन के अंदर या अपनी गुफा के अंदर घुस जाते हैं या चले जाते हैं। मान लो ये गुफा है, ये मान लो कि एक गुफा है, कुछ जानवर क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं, इस गुफा के अंदर चले जाते हैं, वो ठंडी को, टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हाइबरनेटिंग एनिमल्स या हाइबरनेटिंग मैमल्स कहा जाएगा। मैमल्स का मतलब वो होगा जो केवल दूध पिलाते होंगे बच्चों को, या बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें मैमल्स कहा जाएगा। और हाइबरनेटिंग वर्ड लगा है तो इसका मतलब है जो ठंडी या तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंडी में ज़्यादातर मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? गुफाओं के अंदर चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे जैसे अब समझे एग्जाम्पल, जैसे कि बियर होता है, भालू होता है, और जो स्नो बियर होता है ना, वो भी हाइबरनेट हो जाता है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। और भी देखा होगा कुछ सांप होते हैं, क्या होते हैं? सांप होते हैं, लेकिन सांप के तो अंडे भी होते हैं, ठीक है, सांप के अंडे होते हैं, एक आध को अपवाद छोड़ के, ठीक है। तो लेकिन वो भी हाइबरनेटिंग करता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, हाइबरनेटिंग वाले वो एनिमल्स जो मैमल्स होंगे। हाइबरनेटिंग वाले वो एनिमल्स जो मैमल्स होंगे, मैमल्स मतलब जो दूध पिलाते होंगे, उन्हीं में केवल ये टिश्यू पाया जाएगा। कौन सा? एडिपोज, ब्राउन एडिपोज टिश्यू केवल उन्हीं में पाया जाएगा जो अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे और हाइबरनेटिंग करते होंगे। हाइबरनेटिंग का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर को जो एनिमल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अपनी गुफाओं के अंदर या अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चले जाते हैं। देखा होगा जो मेंढक होते हैं ना, फ्रॉग, देखा होगा वो केवल बरसात में ही निकलते हैं, और इसके बाद क्या होता है? सर्दियों में मोस्टली ज़्यादातर मेंढक क्या होते हैं? जमीन के अंदर चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। और भी कई एनिमल्स आते हैं, और भी कई एनिमल्स आते हैं, बियर जैसे हो गया, भालू हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ये क्या होता है? बहुत अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये अंदर चले जाता है। और इन्हीं की जो बॉडी होती है, इसमें क्या होता है? फिर पाए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या? बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो मैंने भी बताया, टू टर्न फूड, ये फूड को क्या करते हैं? किस में बदलते हैं? बॉडी हीट में बदल देते हैं। ये इसका मेन फंक्शन होता है। किसका? ब्राउन एडिपोज टिश्यू का ये मेन फंक्शन होता है, ओके। और यही क्या होता है? शिशुओं से अपने लिए समझ ले, जो शिशु होता है बच्चे को, यही क्या करता है? जो फूड माँ के माध्यम से ग्रहण करता है, बाय ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से, वो क्या होता है? बॉडी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और बेबी के क्या होते हैं? ऑलरेडी जब वो जन्म लेता है तो उसमें ये पाए जाते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसी को ब्राउन फैट के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ओके। कभी भूल जाना तो मुझे याद करना आप। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 16, यहाँ पर पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16, फिर अपना आंसर बताएं। भारत में आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द आंगनवाड़ी प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे सोच समझ के जरूर इसका आंसर देना, ओके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, हमें भी पता चले कि आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद में आता है या नहीं पसंद में आता, तो डिसलाइक जरूर कर दिया करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डेली अपडेट रहें ताकि आपको एग्जाम्स में सफलता मिल सके, ठीक है। 2-4 दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए डेली अपडेट रहें और इन सभी क्वेश्चनों का जरूर रिवीजन करें जब भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको मोस्टली लगभग बहुत सारा कोर्स करा दिया, ठीक है। अब उन्हीं का हम रिविजन्स भी कराएंगे और 2-4-5 क्वेश्चन डेली नए भी होंगे आपके लिए। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग सभी से ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करें? प्रैक्टिस किया करें। 30 ही मिनट निकालना है, 30 से 40 मिनट के आसपास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही टॉपिक्स में 16 में आपको 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं एटलीस्ट, कम से कम तो मैं इतना कर ही देता हूँ, हर एक क्वेश्चन में 2-3 तो बताता हूँ, ठीक है। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। 24 घंटे में आपको मात्र 40 से 30 मिनट ही निकालने हैं, इसी के बीच का टाइमिंग निकालना है, ओके। वो मुझे दे देना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।